दोस्तों, आज पेश है दामिनी का इंतकाम। ये कवर चित्र है। समुद्र किनारे फैली विशाल पर्वतमाला पर बसा एक सुजानगढ़। एक दिन ओह, कौन पड़ा है वहाँ। और जब वहाँ चलकर पहुँचा, ओह यह सुंदरी, यह तो अप्सराओं को के समान सुंदर है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे उठाकर महल में ले चलो। आदेश का तुरंत पालन हुआ। ऐसी सुंदरता आज तक कहीं नहीं देखी मैंने। तभी महारानी मालिका ने कक्ष में प्रवेश किया। कौन है महाराज, कौन है यह? इसका परिचय तो हम नहीं जानता, लेकिन इससे तुम्हारा एक नया संबंध बनने वाला है। मेरा संबंध? हाँ महारानी, और वह संबंध होगा शोध का संबंध। यह आप क्या कह रही है महाराज? हाँ महारानी, मैंने इस सुंदरी से विवाह करने वाला हूँ। लेकिन महाराज, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए। कहाँ आप, कहाँ यह युक्ति? महारानी, मेरे प्रेम करने वालों की उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हमें इस सुंदरी से प्रेम हो गया है, इसलिए इसे ब्याह करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए। महाराज, आप जिसे प्रेम का नाम दे रहे हैं, वह प्रेम नहीं, वासना है। यह युक्ति आपकी बेटी समान है। खामोश महारानी, जब आगे बोली तो ठीक नहीं होगा। जाती हूँ महाराज, पर कहे जाती हूँ। जो आप करने जा रहे हैं सोच समझ कर, वह सरासर गलत है। यह कह मालविका बाहर निकल गई। मैं कैसे इस सुंदरी से विवाह करने का विचार छोड़ दूं? कैसी करना संसार में मूर्खता होगी। और तभी लगता है सुंदरी को होश आ गया है। धीरे धीरे युक्ति को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? सुंदरी, तुम सुजानगढ़ में हो कि राजमहल में हो? मैं सुजानगढ़ का राजा जयवंत हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैं तो समुद्र में थी। तुम्हें समुद्र तट से मूर्छित अवस्था में हमारे यहाँ आदेश पर यहाँ लाया गया है सुंदरी। महाराज, ओह महाराज, आपकी बहुत आभारी हूँ। अगर आप मुझे यहाँ न लाते, मैं समुद्र की लहरों में बहकर समुद्र में मेरा बचना मुश्किल हो जाता, जिसकी एक अपनी एक जिद के कारण। लेकिन इस अवस्था तक तुम पहुँची कैसी? जिद के कारण? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, मैं समुद्र के उस पार बसे राज्य दीमापुर की राजकुमारी दामिनी हूँ। ओह, तो तुम राजकुमारी हो? हाँ महाराज, मुझे समुद्र में नौकायन पर निकलना बहुत अच्छा लगता था। और पिछले दिन 5 दिन पहले मैं पिताजी महाराज से जिद करके अकेली ही नौका में बैठी और समुद्र यात्रा पर निकल गई। ओह, यह तो बड़ी साहसी हो तुम। क्या खाक साहसी हूँ महाराज। बीच समुद्र में मेरी नौका समुद्र में तूफान में फंस गई और लहरों के विशाल थपेड़ों ने द्वारा बहती हुई मैं यहाँ आ पहुँची। तुम्हारी यह साहसिक यात्रा हमारे लिए बहुत शुभ हुई राजकुमारी। वह कैसे महाराज? तुम जैसी हीरा हमारे हाथ में आ गया, और तुम इस यात्रा पर न निकलती और न मुझे मिलती। मैं आपका आश्चर्य नहीं समझी महाराज। दामिनी, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही भोली भी हो। मैं तुमसे अपनी पत्नी बनाने वाला हूँ राजकुमारी। क्या? हाँ दामिनी, जब तुमने देखा तुम्हारे रूप मेरे होशो आवास को छीन लिए हैं, और मेरे होशो आवास तुम वापस ला सकती हो मुझसे शादी करके। महाराज, इस प्रस्ताव को मेरे सामने रखने से पहले अपने उम्र का लिहाज तो कर लेते। एक बेटी की उम्र की युक्ति से विवाह कर प्रस्ताव रखने आपको छी छी, धिक्कार है तुम पर। दामिनी, हमें जो चाहे कह लो, पर हम तुम्हारे पाकर रहेंगे। हम कभी हम अभी जाकर विवाह की तैयारी करते हैं। नहीं, यह विवाह नहीं होगा। देखता हूँ कैसे नहीं होता यह विवाह। महाराज, जिद न करें, वरना वरना क्या? वरना मैं इस खिड़की से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। हिम्मत है तो कूद कर दिखाओ। जान खोना इतना आसान नहीं होता दामिनी। ठीक है। और कहकर वह सचमुच खिड़की से कूदना पड़े। और यह सोच, दामिनी रुक जाओ। और दामिनी नहीं रुकी। रुक जाओ दामिनी। और अगले पल ओह, वह दौड़कर खिड़की के समीप आया। ओह, दामिनी तो जलपोत पर गिरी है। अवश्य ही वह जलपोत दीमापुर के दामिनी की खोज में आया हुआ। और हाथ आई रूपसी, हाथ से चुंगल से निकल जाएगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी ओर जलपोत एक कक्ष में। यह किसके गिरने की आवाज़ है? और कक्ष से बाहर आया। ओह, यह युक्ति तो जलपोत पर आ गिरी है। वह मूर्छित लगती है। वह उसे उठाकर कक्ष में ले आया। पर यह है कौन? यह जो भी हो, हमें
एक पल्ले की पड़ गई। बीच समुद्र में जाते जलपोत पर आखिर कहाँ से आ गई ये? उधर सुजानगढ़ महल में। चलो अच्छा हुआ जो सुंदरी समुद्र में छलांग लगा दी। अगर ऐसा ना करता तो महाराज जयवंत उसे अवश्य ब्याह रचा कर रहते। उधर राजा जयवंत, दामिनी की इस प्रकार मेरी कैसे छूटकर भाग गई? क्या हुआ? दामिनी दीमा पर चढ़ाई करके उसे उठा कर लिया आऊँगा और विवाह करके रहूँगा। और उसी समय उसने सैनिकों को सेनापति राहुल को बुलाया। सेनापति, सारी सेना को तैयार करो, हम अभी दीमापुर राज्य पर हमला करेंगे। लेकिन सेना समुद्र पार कैसे जाएगी महाराज? जलपोत पर सवार होकर। तुम चिंता मत करो सेनापति। जी महाराज। और इसकी सूचना महारानी मलिका को मिली। महाराज यह अनर्थ करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी सेना जलपोत के द्वारा कैसे समुद्र पार कर सकती है? महारानी तुम देखना, हमारी सेना जलपोत में समुद्र भी पार करेगी और दीमापुर पर विजय भी हासिल करके दामिनी को भी साथ लेकर आएंगे। महाराज मान जाओ, दामिनी का विचार अपने मन से निकाल दो, इसी में आपकी राज्य की भलाई है। महारानी अपना नाम, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें हमारे मन में आएगा वही करेंगे हम। और काश आप मेरी बात मान जाए महाराज। और अगले आदेश मिलते ही सेना समुद्र तट पर एकत्रित होने लगी। और फिर अब जलपोत काफ़ी दूर समुद्र में निकल गए थे। वो महाराज वो देखो 200, ओह, सबसे आगे वाला जलपोत भंवर में फंसकर डूब गया। देखते ही देखते भंवर ने जलपोत को निगल लिया। यह तो गजब हो गया सेनापति। हमारे सैनिक शहीद जलपोत डूब गया, बेचारे सैनिक बेवजह मारे गए। और तभी दूसरा जलपोत समीप आया। महाराज एक जलपोत का अर्थ अब देख चुके हैं, अन्य जलपोत के लिए भी यही के लिए क्या आदेश है? जलपोत को आगे बढ़ाया जाए? नहीं नहीं सेनापति, आगे खतरा है, सुजानगढ़ वापिस मोड़ लो। और ऐसा ही किया और योजना असफल सिद्ध हुई। महाराज वापस आने पर हर समय वही सोचते रहते, दीमापुर तक सेना सहित कैसे पहुंचा जाए। क्यों न समुद्र पर एक पुल बनाया जाए और वह उस पर होकर बड़ी आसानी से समुद्र के तट पर पहुंचा जा सकता है। और उसी समय एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। हम चाहते हैं समुद्र पर एक पुल का निर्माण हो। यह कैसे संभव हो सकता है महाराज? क्यों संभव नहीं हो सकता? यह रामचंद्र जी ने की कथा नहीं सुनी? उन्होंने लंका तक समुद्र की लिए पुल बनाया था। मैं समझता हूँ कि हम भी एक ऐसा पुल का निर्माण करना चाहिए। लेकिन महाराज, लेकिन कुछ नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि अगर हम मेहनत और लगन से पुल का निर्माण में जुट जाएं तो ऐसा पुल निर्माण हो सकता है। और फिर समुद्र पर 1 लाख तूफान आने पर भी हम बड़ी आसानी से पुल द्वारा समुद्र पार कर सकते हैं। किसी ने कहने सुनने पर गुंजाइश नहीं बची थी। और उसी दिन नवयुवक को पुल निर्माण कार्य में लगा दिया गया। हमारे बुरे दिन आ गए लगता है। और यही नहीं, पुल इस प्रकार पुल क्या बन सकता है? महाराज की बात अवहेलना करने का साहस किसी में नहीं है। और एक दिन पुल निर्माण का कार्य निरीक्षण करने पहुंचे। यह पुल बन रहा है। समुद्र में आगे तक पथरे अनगढ़ ढेर को सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। और एक दिन बीतने पर पुल निर्माण तनिक भी प्रभावित न कर सके। यह देखकर अगर यह पुल न बन सका तो तुम सब लोगों की कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। लेकिन खींच कर वहाँ पुल निर्माण में लगे लोगों पर कोड़े से पिटने लगी। आह! और समुद्र तट पर बनाए वाले चैन सैकड़ों युवकों को जेल में डाल दिया। समुद्र तट पर पुल बनाने की जगह जयवंत की सनकने के कारण सैकड़ों युवकों को जेल में डाल दिया और कई आदमियों ने उसे समझाना चाहा, महाराज पुल निर्माण का विचार त्याग दे, यह हमारी योजना सफल होते हुए नहीं देखना चाहता। हम समुद्र में गिर कर मारने का हुक्म देते हैं। और
यह लो, दे, देख लो, हमारे विरुद्ध बोलने वाले की यही असर होगा। और निर्माण का कार्य थोड़ी आगे बढ़ा गया और समुद्र ने सारे पुल को तोड़ दिया और पुल निर्माण का ये कार्य भी बाकी कामों की तरह ठप होकर रह गई। जयवंत ने राजकाज पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। सारा दिन वह समुद्र पर खड़ा पुल निर्माण कार्य को देखता रहा। लगता है महाराज की मति मारी गई है। पुल निर्माण का नाम पर महाराज प्रजा के नए नए कर लगाकर प्रजा की कमर तोड़ रहा है। अगर एक दिन यह सब चलता रहा तो विद्रोह करना पड़ेगा। दूसरी ओर मैं कहा हूँ, आज तुम्हें एक माह बाद पहुँचा है। तुम कौन हो? समुद्री प्रजाति हमारे जलपोत पर तुम कहाँ से आ गई? मैं दीमापुर की राजकुमारी दामिनी हूँ। वो दुर्भाग्य से सुजानगढ़ की दुराचारी राजा जयवंत के हाथों लग गई थी और उससे छुटकारा पाने के लिए मैं समुद्र में कूदी, सारी बात बताकर। ओह, इसका मतलब यह हुआ खिड़की से कूदकर तुम मेरे जलपोत पर आ गिरी? ओह, ऐसा ही हुआ होगा। अब तुम क्या चाहती हो राजकुमारी दामिनी? पहले तो मैं यह जानना चाहती हूँ इस समय मैं कहाँ हूँ और आप कौन है? मैं विक्रम नगर का राजा विक्रमजीत हूँ और इस समय तुम मेरे नगर दाम में हो दामिनी। राज्य की सबसे पहले एक बात बता दूं, मैं राजा जयवंत को अपना अपमान का बदला लेना चाहती हूँ। ठीक है, उसके उसके बाद में बदला लिया जाएगा, लेकिन कैसे? उस पर आक्रमण करके। ठीक है, पर तुम भी हमारे साथ युद्ध में भाग लूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और सुरंग के रास्ते विशाल विक्रांत नगर की सेना राजा विक्रांत सिंह के नेतृत्व में सुजानगढ़ की ओर चल पड़ी। और दूसरी ओर महाराज राजकोष बिल्कुल खाली हो चुका है। समझ लो, बिल्ली ने भलाई मलाई में बर्तन चाट कर छोड़ दी हो। खामोश, हम कुछ नहीं सुनना नहीं चाहते। जैसे भी हो, हमें पुल का निर्माण के लिए धन मिलना चाहिए और पुल निर्माण के लिए धन एकत्रित करने के लिए लोगों के लिए और कोई रास्ता न देख जयवंत के आदेश पर सैनिकों दिन रात सुजानगढ़ को लोगों को लूट कर प्रारंभ कर दिया। जो कुछ भी है तेरे पास दे दे, वरना मौत की घाट उतार दूंगा। और मल्लिका यह देख कर बहुत दुखी थी। हे प्रभु, महाराज को सतबुद्धि दे। और उधर विक्रांत नगर की सेना सुजानगढ़ की ओर बढ़ती चली आ रही थी और जल्दी ही सेना सुजानगढ़ से कुछ दूर पर पड़ाव डाल लिया। गुप्तचर सुजानगढ़ पर हमला करने से पहले हम वहाँ की सैन्य शक्ति के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जी महाराज, जल्दी आपको ये सारी जानकारी देंगे। और अगले गुप्तचर उसी समय सुजानगढ़ की ओर चल दिए और सांझ होने पर वे पड़ाव में वापस आए। महाराज, सूचना अच्छी ही मिली है, तो बताओ जल्दी, क्या वह अच्छी सूचना क्या है? महाराज, जयवंत समुद्र पर पुल बनाने में डूबा हुआ है। उसकी प्रजा हितों को भी होश नहीं है। सैनिकों पर जुर्म डाल रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं। ओह, तो निश्चित ही सुजानगढ़ के लोग विद्रोह पर उतारू होंगे ने चाहिए। आपको सूचना ठीक है महाराज। सुजानगढ़ की प्रजा के अंदर अंदर विद्रोह की चिंगारी सुलग रही हैं। बस उसे चिंगारी और हवा देने की जरूरत है। रहा सवाल सुजानगढ़ की सैन्य शक्ति का, तो छिन्न भिन्न हो गई है नेतृत्व के भाव में। यह तो वाकई हमारे लिए शुभ सूचना है। राजन, यही मौका है सुजानगढ़ का आक्रमण का। तुम ठीक कह रही हो दामिनी, आज ही रात हमला होगा। और उस रात को ही सैनिकों ने सुजानगढ़ पर आक्रमण बोल दिया। आक्रमण। और उधर महल में खुर्र उठिए महाराज, दुश्मन ने राज्य पर हमला बोल दिया है। अड़बड़ाकर, ओए क्या बक रही है? बक नहीं रही, सच कह रही हूँ। और ओह, यह तो सचमुच हमारे राज्य पर हमला हो गया है। उधर से दीवार पर अपना गुप्त द्वार खोला। रुको महाराज, कायरों की तरह किधर भाग रही हो? इस प्रकार मुँह छिपाकर जिम्मेवारी से न भागो। और जयवंत ने मल्लिका की पुकार न सुनी और सुरंग के रास्ते दौड़ता हुआ बाहर चला गया। अंत में वह गुफा में पहुंचा। यहाँ दुश्मन नहीं आएगा,
और हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। उधर विक्रांत और दामिनी जयवंत की खोज में महल में पहुंचे गए और जयवंत ने के कक्ष में पहुंचे। कहाँ है राजा जयवंत? वह भाग गई हैं। सारे किए किराए पर पानी फिर गया। बेटी, अगर तुम धोखा नहीं खा रही तो तुम राजकुमारी दामिनी हो। हाँ, मैं दामिनी हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें राजा जयवंत तक पहुँचाती हूँ। मलिका ने उन्हें साथ लेकर गुप्त राज्य में घुस गई और मेरे पीछे पीछे आते रही ना। और जल्दी ही वे गणतंत्र अपने गणतंत्र पहुँचे। दामिनी तुम? हाँ राजा जयवंत, मैं आज अबला नहीं बल्कि सबला बनकर तुम्हारे सामने अपनी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ। तो तुम्हें हमारे राज्य पर आक्रमण किया है? हाँ, दामिनी ने हमारे साथ मिलकर तुम्हारे राज्य पर आक्रमण किया। मैं विक्रांत नगर का राजा जयवंत, अब तुम मेरे बंदी हो। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे और आदेश का तुरंत पालन होगा। इसे इसकी प्रजा के सामने ले चलो। और ऐसा ही हुआ। अब बताओ जयवंत, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? यह देख जयवंत, पत्थरों का पुल बनाने के चक्कर में तूने प्रजा की अवस्था व विश्वास को पुल तोड़ डाली है। जयवंत चुप रहा। आज इसी की सज़ा तुम्हें इस रूप में मिल रही है। तुम्हारे लिए यही सज़ा काफ़ी है। राजा जयवंत, राजा विक्रांत, तुम मेरी गलती समझ में आ रही है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। और कहने के साथ ही कटार निकाली। आह आह महाराज, पिताजी महाराज। और दामिनी, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर देना। स्वामी बू। यह कहकर जयवंत ने हिचकी ली और प्राण पखेरु उड़ गए। राजा जयवंत, तुमने सजा देना चाहते थे पर मौत की सजा नहीं देना चाहते थे। और विक्रांत ने युवराज हेमंत को सुजानगढ़ का उत्तराधिकारी बना दिया। और तत्पश्चात अब क्या चाहती हो दामिनी? मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। और विक्रांत नगर पहुंचकर विक्रांत ने दामिनी से विवाह कर लिया। तत्पश्चात दोनों दीमापुर और दामिनी के माता पिता ने आशीर्वाद लेने गए। समाप्त दोस्तों।